क्लास 12th का यूनिट नंबर 1 लेने जा रहे हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। ये यूनिट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ में एकेडमिक एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट, दैट इज सॉलिड स्टेट। यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये क्वेश्चन एकेडमिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड्स। हमने यहाँ दो कॉलम लिया है, पहले कॉलम में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे और सेकेंड कॉलम में एमार्फस सॉलिड्स का। पहला डिफरेंस देखिए, these solids have a definite crystalline structure and therefore they have a definite geometrical shape। तो आप देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका एक डेफिनिट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण उनका एक डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप है। वहीं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में आप देखेंगे दे डू नॉट हैव डेफिनिट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उनका कोई निश्चित क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता जिसके कारण उनका कोई निश्चित जियोमेट्रिकल शेप नहीं होता। तो देखिए क्या लिखा है एमार्फस सॉलिड्स के केस में, दीज सॉलिड्स डू नॉट हैव ए डेफिनिट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर दे डू नॉट हैव ए डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप बट हैव इरेगुलर शेप। तो जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, कोई रेगुलर शेप उनका नहीं होता। चलिए सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में दी सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो लंबे डिस्टेंस तक रिपीट होता है सेम ऑर्डर में। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उनका क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनने में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए बी सी इसी क्रम में अरेंज हो रहे हैं, ए बी सी के अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट लंबी डिस्टेंस तक रिपीट होगा, ए बी सी। ये पिक्यूलियर फीचर है किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। वहीं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप देखेंगे कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर से मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का ऑर्डर है वह तुरंत चेंज हो जाता है, बहुत कम डिस्टेंस के बाद वह जो है रिपीट नहीं होता है। जैसे ए बी सी रिपीट हुआ, अगेन ए आया लेकिन बी आने की वजह सी रिपीट हो गया, ए बी सी, ए सी बी, अगेन ए बी सी। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ जहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट लंबी डिस्टेंस तक रिपीट नहीं हो रहा है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड्स। तो एमार्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। देखिए क्या लिखा है क्रिस्टलाइन के केस में, दीज सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वहीं एमार्फस सॉलिड्स में दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, किसमें? एमार्फस सॉलिड्स में। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखिए क्या लिखा है, दीज सॉलिड्स हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट एट विच दे गेट मेल्टेड इमीडिएटली। एमार्फस सॉलिड्स में लिखा है दीज सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ऑन हीटिंग दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मेल्ट। तो आप देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस मेल्टिंग पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर वे इमीडिएटली मेल्ट हो जाते हैं। ऑन हीटिंग जैसे ही उनका कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा, दे विल गेट मेल्टेड। क्या हो जाएंगे? वो पिघल जाएंगे। जबकि जो एमार्फस सॉलिड्स है उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है।
ऑन हीटिंग दे फर्स्ट सॉफ्टेन, गर्म करने पर पहले वो सॉफ्टेन होते हैं, पहले मुलायम बनते हैं, एंड देन मेल्ट, तब मेल्ट होते हैं। ये पता नहीं चलेगा कि किस टेम्परेचर पर वो पिघल गए। यानी जो एमार्फस सॉलिड्स हैं उनका कोई शार्प और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एट विच दे गेट मेल्टेड इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, फोर्थ डिफरेंस। When these solids are cut with a sharp-edged tool, they split into two pieces with plain and smooth newly generated surfaces. वहीं एमार्फस के केस में लिखा है when cut with a sharp-edged tool, they split into two pieces with irregular shapes. तो आपको बताया गया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर उनको एक शार्प एज्ड टूल से, किसी नाइफ से काटा जाए, तो जो नए जनरेटेड प्लेन बनेंगे, ऐसा काटेंगे तो यहाँ दो प्लेन बनेंगे। दोनों प्लेन कैसे होंगे? स्मूथ होंगे, प्लेन होंगे। किसके केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जो न्यूली जनरेटेड प्लेन्स होंगे, जब हम इसको किसी नाइफ से काटेंगे, शार्प एज टूल से काटेंगे, जो न्यूली जनरेटेड प्लेन होंगे वो स्मूथ नहीं होंगे, दे विल बी इरेगुलर। कैसे होंगे? वो इरेगुलर होंगे, स्मूथ नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस मिला किसके बीच? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के बीच। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। These solids have definite and characteristic heat of fusion. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। अगर हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके एक मोल को पिघलने के लिए, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो फिक्स होगी। किसके केस में? इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इनका जो मोलर हीट ऑफ मेल्टिंग होता है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन होता है, वो फिक्स होता है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन के केस में वो वैल्यू चेंज होता रहता है। क्लियर? देखिए क्या लिखा है डिफरेंस। दीज सॉलिड्स हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। वहीं एमार्फस सॉलिड्स में दीज सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। जो एमार्फस सॉलिड्स हैं उनका हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता है। कभी एक मोल को पिघलाने के लिए कुछ अमाउंट में हीट लगेगी, तो वहीं दूसरे समय उसी के एक मोल को पिघलाने के लिए कुछ और अमाउंट लगेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस, दीज सॉलिड्स शो एनिसोट्रोपिज्म, दैट इज they have different properties such as refractive index, electrical conductance, resistance etc. in different directions. Exceptions इसके हैं solids having simple cubic structure. वहीं एमार्फस सॉलिड्स में क्या लिखा है? These show isotropism, that is have same properties in all the directions. तो आप देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो एन आइसोट्रोपिज्म शो करते हैं। एन आइसोट्रोपिज्म से मतलब ये है कि अलग अलग डायरेक्शन में उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकते हैं, यानी उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उनका रेजिस्टेंस, इवन डेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकती है। किसके केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो सॉलिड्स जिसमें सिंपल क्यूबिक सेल्स प्रेजेंट हो एज कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। क्लियर है? वो इनके एक्सेप्शंस हैं। तो आपने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे शो एन आइसोट्रोपिज्म, दैट इज देयर प्रॉपर्टीज में डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शंस में उनकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से प्रॉपर्टीज? स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकते हैं। जबकि जब हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, एमार्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, दे शो आइसोट्रोपिज्म, उनमें आइसोट्रोपिज्म होता है, यानी ये जो प्रॉपर्टीज हैं सभी डायरेक्शन में लगभग सेम मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दीज सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स,
एग्जाम्पल इज NaCl, CsCl, ZnS एटसेट्रा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स मानते हैं, वास्तविक ठोस मानते हैं, जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम ट्रू सॉलिड्स नहीं मानते, उनको हम सूडो सॉलिड्स मानते हैं। इन जनरल सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। लिक्विड को इतना ज़्यादा ठंडा किया गया है कि उसकी फ्लूइडिटी लगभग समाप्त हो गई है। तो जो amorphous सॉलिड्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या लिखा है देखिए, दीज आर सूडो सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एग्जाम्पल इज ग्लास, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। याद रहे, ग्लास कांच जो देखने में आपको सॉलिड दिखता है, रबर देखने में सॉलिड दिखता है, प्लास्टिक देखने में सॉलिड दिखते हैं, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इनको क्या माना जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड्स माना जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ग्लास क्या है। ऑलवेज रिमेंबर, ग्लास इज नॉट सॉलिड, दैट इज सूडो सॉलिड्स। वह फॉल्स सॉलिड है, सूडो सॉलिड है, जिसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं। क्या मानते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को इतना ठंडा कर दिया गया है कि उसकी फ्लूइडिटी खत्म हो गई है, वो सॉलिड जैसा दिखने लगा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट सॉलिड, इट इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये बेसिक डिफरेंसेस रहे किसके बीच? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और amorphous सॉलिड्स के बीच। जनरली एकेडमिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous सॉलिड्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कितने टाइप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रहे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच, उनके बीच कौन सा फोर्स ऑपरेट कर रहा है, वेदर इट इज वान डर वाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और सम अदर फोर्स, कौन सा फोर्स ऑपरेट कर रहा है, इसके बेसिस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड्स, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज कोवैलेंट सॉलिड्स। तो कितने सॉलिड्स मिले अपने को? पहला टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसको हम हिंदी में आणविक ठोस बोलते हैं, दूसरा मिला आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस, तीसरा मेटालिक सॉलिड्स यानी धात्विक ठोस, और चौथा मिला कोवैलेंट सॉलिड्स यानी सहसंयोजक ठोस। तो अब इनमें से एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी आणविक ठोस। देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दीज सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स। पहली विशेषता, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहला क्या देखा आपने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दीज सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड क्या देखा, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा देखते हैं आगे। पहला है उसमें नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स वो होंगे ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर, उनमें पोलैरिटी ना हो, वो अध्रुवीय हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस या अध्रुवीय ठोस सिंपली। तो क्या देखा आपने, पहला नॉन पोलर, क्या लिखा है, these solids contain non-polar molecules as constituent particles। तो non-polar solids में non-polar molecules होंगे as constituent particles। उनके constituent particles, उनके रचक कण कैसे होंगे, अध्रुवीय अणु होंगे। सेकेंड देखिए क्या लिखा है, वेरी वीक वान डर वाल फोर्स। ध्यान दीजिए, बहुत ही खास बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाईलाइट होता है। वेरी वीक वान डर वाल्स फोर्स दैट इज लंडन डिस्पर्शन ऑपरेट्स एमंग्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके बीच जिन मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी नहीं होती,
अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो हम ऐसा मानते हैं कि उनके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। नेचर का एक सबसे कमज़ोर फोर्सेस में से एक लगता है जिसको हम नाम देते हैं वांडरवाल फोर्स, और उस वांडरवाल फोर्स की यही एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसको हम लंदन डिस्पर्शन बोलते हैं। आगे हम गैसियस स्टेट क्लास 11th में पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट, वहाँ पर इस टॉपिक को हम बहुत हाईलाइट करते हैं। चलिए, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, इवन वांडरवाल फोर्स में से भी सबसे कमजोर जो है दैट इज लंदन डिस्पर्शन, वो यहाँ का ऑपरेट करता है। क्या देखा आपने? वेरी वीक वांडरवाल्स फोर्स दैट इज लंदन डिस्पर्शन ऑपरेट्स amongst the non-polar molecules. Next, these are very soft in nature and have very low melting point. याद रहे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बहुत कमजोर है यहाँ पर। नेचुरली इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ये वेरी सॉफ्ट होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों भाई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जोड़ कर रख रहा है, वह बहुत ही वीक है। दैट इज लंदन डिस्पर्शन और लंदन फोर्स। क्लियर? दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। कौन? नॉन पोलर सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बिल्कुल रट डालिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है किस टाइप का कौन सॉलिड है। तो पहला एग्जाम्पल इसका मोस्ट कॉमन, सॉलिड आयोडीन। सेकेंड, सॉलिड CO2 जिसको आप ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। कौन कौन? सॉलिड आयोडीन एज वेल एज सॉलिड CO2, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सिंपली यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर होंगे, उनमें ऑलरेडी पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होंगे। देखिए क्या लिखा है, दिस सॉलिड्स कंटेन पोलर मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन सॉलिड्स में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का काम करेंगे। कौन कौन पोलर मॉलिक्यूल है? लाइक HCl, HBr, HI, H2O, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर एक्टिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कहां पर? पोलर में। चलिए, वीक वांडरवाल फोर्स दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन ऑपरेट्स एमंग्स्ट द पोलर मॉलिक्यूल्स। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच एक वीक डाइपोल इंटरेक्शन, याद रहे ये जो डाइपोल इंटरेक्शन है वह लंदन डिस्पर्शन के रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन ऑपरेट करता है, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह नॉन पोलर सॉलिड्स के रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो नेचुरली ये थोड़ा सा कैसे होंगे, जो सॉफ्टनेस है वो कम होगी इनमें, रिलेटिवली ये हार्ड होंगे। साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी रिलेटिवली ज़्यादा होगा। देखिए क्या लिखा है, वीक वांडरवाल फोर्स दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन ऑपरेट्स एमंग्स्ट द पोलर मॉलिक्यूल्स। These are soft in nature and have low melting point। याद रहे ये भी सॉफ्ट हैं, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बट रिलेटिवली, किसके रिलेटिवली? जो पोलर थे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे, उनसे ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए, दे आर आल्सो इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। कौन है इसका एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल इज सॉलिड HCl। ऑलवेज रिमेंबर HCl इज इन जनरल क्या है? HCl गैस है, बट अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कूलिंग कर दें, सुपर कूल्ड कंडीशन में लाएं, तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। दैट इज सॉलिड HCl। कैसा होता है यह? दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड SO2। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं इसका, हाइड्रोजन बॉन्डेड। These solids contain highly polar molecules as constituent particles। यहाँ जो constituent particles होंगे वो highly polar होंगे। क्लियर है? ताकि जो डाइपोल इंटरेक्शन हो वह रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो
और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन इन जनरल होता है, इसीलिए हम इनको हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही स्पेशल केस है, बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या देखा आपने? दीज सॉलिड्स कंटेन हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। Relatively stronger intermolecular hydrogen bond operates amongst these polar molecules। यहाँ पर polar molecules के बीच relatively stronger intermolecular hydrogen bond ऑपरेट करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, these are hard in nature but still have low melting point। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिलेटिवली स्ट्रांगर हो गया, तो नेचुरली ये और हार्ड होंगे। क्या देखा आपने? these are hard in nature but still have low melting point। दे आर ऑल्सो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस। कौन है इसका एग्जाम्पल? आइस। तो इन एग्जाम्पल्स पर आप विशेष ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड्स की आपने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नेचर के बेसिस पर सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। पहला कैटेगरी हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, जिसके 3 सब कैटेगरीज भी हमने देखा, दैट इज पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हम सेकेंड टाइप की बात करने, दैट इज आयनिक सॉलिड्स की। नेचुरली यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे। अपोजिटली चार्ज आयंस मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस है, तो नेचुरली उनके बीच कौन सा फोर्स ऑपरेट करेगा? बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक फोर्स यहां ऑपरेट करेगा। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, constituent particles of these solids are oppositely charged ions। इन सॉलिड्स में constituent particles oppositely charged ions होंगे, यानी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस यहां पर constituent particles होंगे, रचक कण होंगे। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या देख रहे हैं हम? इन these solids the attractive forces are coulombic और electrostatic force। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा है, दैट इज कोलॉम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। जहां मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर ऑपरेट करता था, वहीं यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर ऑपरेट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्लियर? तो नेचुरली यहां जो सॉलिड होंगे वो हार्ड होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होगा, रिलेटिवली बहुत ज्यादा होगा। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होते हैं मतलब आप अगर हैमरिंग करते हो, तोड़ते हो, तो छोटे छोटे पार्टिकल में वो टूट जाएंगे। तो कैसे हैं? दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। They are insulator of electricity in solid state but conductors in molten state and in their aqueous solutions। तो ये जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, गतिशील नहीं होते, इसलिए इन सॉलिड स्टेट दे आर bad conductor or insulator of electricity, but in molten state or in aqueous solutions these ions become free to move। ये ions मोबाइल हो जाते हैं, free to move होते हैं, easily move कर सकते हैं, then they start carrying करंट, वो करंट कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेचुरली ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, स्पेशली इन केस ऑफ मॉल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशंस। क्लियर है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि उसमें आयंस नहीं है, इट स्टिल कंटेन्स आयन। सॉलिड स्टेट में भी NaCl में Na+ और Cl- आयंस होते हैं, बिकॉज दैट इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड। बट दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है। कौन? सॉलिड NaCl। बट
molten NaCl or aqueous NaCl will be good conductor because ions are free to move. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ऑलरेडी बता चुका हूं, चूंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑपरेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के बीच, दैट इज कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो नेचुरली इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कैसे होंगे? हार्ड होंगे। यूजुअली कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। ऑलरेडी सॉलिड तो चल ही रहा है। चलिए एग्जाम्पल इसका क्या है? NaCl, MgO, ZnS, CSCl, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल आइटम्स होंगे और मेटल आइटम्स के बीच एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक फोर्स और मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं उसको। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। मेटालिक सॉलिड्स बहुत ही खास केस। In metallic solids, positively charged metal ions remain held together in a sea of delocalized electrons. ऐसा मानते हैं कि जो मेटल्स हैं उसमें सारे मेटल आइटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए वो सब के सब मिल करके सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का सी, इलेक्ट्रॉन का समुद्र बनाते हैं और उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मेटल आयंस जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, बट दे आर लोकलाइज्ड, वो अपनी जगह फिक्स होते हैं। क्लियर है? एक बहुत ही स्ट्रांग मेटल के बीच ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है हम आगे शो करेंगे डायग्राम में। क्या देख रहे हैं आप? In metallic solids, positively charged metal ions remain held together in a sea of delocalized electrons. They are hard but malleable and ductile. Metals की जनरल प्रॉपर्टीज है, ये हार्ड होते हैं but they are malleable and ductile. कैसे होते हैं ये? malleable होते हैं, that is on hammering they get converted into sheets. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। as well as ductile, they can be stretched into a long wire. एक वायर में आप इनको स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। कौन से सॉलिड्स? मेटालिक सॉलिड्स। चलिए आगे का देखिए क्या प्रॉपर्टी है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। ये सॉलिड स्टेट और मॉल्टन स्टेट दोनों ही में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। दे हैव फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, फेयरली हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दीज सॉलिड्स मेटल आइटम्स रिमेन हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ पर मेटल आइटम्स मेटालिक बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं सारे मेटल्स। कौन कौन से? सारे सॉलिड मेटल्स, क्योंकि हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस स्लाइड में मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में दिखाया गया है। मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है ये देखिए। ये सब मेटल आइटम्स अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मेटल आयंस, मान लीजिए कि मेटल आइटम के आउटर मोस्ट सेल में n इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे n इलेक्ट्रॉन्स को मेटल आइटम ने रिमूव कर दिया, Mn प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? Mn प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए वो सब मिल करके एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाए, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड है, दे कैन मूव बट आयंस आर लोकलाइज्ड एट देयर सेम प्लेस। अपने प्लेस पर, सेम प्लेस पर आयंस क्या है? लोकलाइज्ड है। तो ये मेटल आयंस हैं, फिक्स्ड मेटल आयंस हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस डैश से जो शो किया गया है, माइनस साइन शो किया गया है, ये सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बनाए हुए, जिसमें मेटल आयन सस्पेंडेड है बट दे आर फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन। अपने पोजीशन पर ये मेटल आयंस क्या है? फिक्स्ड है। अब फोर्स कैसे लग रहा हो ये देखिए। ये मेटल आयन, अगर इनके बीच ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये रिपेल करते, बट
इस इलेक्ट्रॉन को ये मेटल आयन अपनी ओर खींच रहा है और ये मेटल आयन अपनी ओर खींच रहा है, नेचुरली इनके बीच एक अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा। क्लियर है? ये है कॉन्सेप्ट मेटालिक बॉन्डिंग का। तो आप देखेंगे कि जो मेटल आयन है वो सेम इलेक्ट्रॉन को दोनों ही खींच रहे हैं, जिसके कारण उनके बीच एक अट्रैक्शन ऑपरेट करने लगेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये हमारे दोनों हाथ दो मेटल आयन है, अगर इनको हम पास लाएंगे दे विल रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। लेकिन इन दोनों हाथों के बीच में सपोज ये मार्कर आ जाता है और इस मार्कर को ये हाथ अपनी ओर खींचता है और उतनी ही फोर्स से ये हाथ अपनी ओर खींचता है, लाइक दिस। तो अब इन दोनों हाथों के बीच एक स्पेशल काइंड का अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा, ये दोनों हाथ एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ मेटालिक बॉन्डिंग का। क्या देख रहे हैं आप? इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों मेटल आयन अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। क्लियर? तो इनके बीच एक स्पेशल काइंड का अट्रैक्शन ऑपरेट करने लगता है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं उसी को? हम धात्विक बंध बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में आपने क्या देखा? मेटालिक बॉन्डिंग इन मेटल्स। मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है? आपने देखा कि मेटल्स में जो मेटल एटम्स होते हैं वो सारे के सारे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मेटल आयन सस्पेंडेड होते हैं, बट दे आर स्टिल फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन। अपने पोजीशन पर वो फिक्स्ड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी कैटेगरी, दैट इज कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे मे बी आइदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यूजुअली एटम्स होते हैं। उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड ऑपरेट करता है। क्या ऑपरेट करता है? सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। देखते हैं क्या लिखा है। इन दीज सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइटम्स, स्पेशली आइटम्स, बट इन फ्यू केसेस दे मे बी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल में आप देखेंगे। दे आर हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज सॉफ्ट। ये कैसे होते हैं? यूजुअली हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है जो कि सॉफ्ट होता है। दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कोवैलेंट सॉलिड्स हैं या जिनको आप नेटवर्क सॉलिड्स बोल रहे हैं, इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? They have very high melting point and usually get decomposed before melting. इनका melting point बहुत ज़्यादा होता है और usually melt होने से पहले ही ये decompose हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। ये भी इनकी विशेषता है। Next, in these solids, constituent particles, that is atoms or molecules, remain held together by covalent bonds. ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ जो constituent particles हैं, atoms और molecules हैं, उनके बीच covalent bond ऑपरेट करता है। तो ये कोवैलेंट सॉलिड्स की बात हुई। चलिए इसके एग्जाम्पल कौन है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्वार्ट्ज, SiO2। SiO2 इज मॉलिक्यूल। यहाँ पर SiO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, नेटवर्क स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, डायमंड, ग्रेफाइट। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं किस टाइप का सॉलिड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है। आपको कोई एक एग्जाम्पल देगा और बोलेगा कि ये किस कैटेगरी का सॉलिड है, या किसी सॉलिड की कैटेगरी बता देगा और उसका एग्जाम्पल कौन है। तो आप इस टॉपिक में स्पेशली जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है, ये अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट, IIT, JEE, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रहे, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो डिसाइडिंग बन जाते हैं। केवल
कुछ ही क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को छोड़ करके सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट अगर आपको होना है तो आपको इजी क्वेश्चन को तो बनाना ही पड़ेगा, साथ में टफ को भी बनाना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। ये टॉपिक देखने में अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।